हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम्स में। बच्चों, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी के अंदर यूनिट 2 का आज लेक्चर 3 है जो आप सभी के सामने जा रहा है। इसमें जो हम टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं ये है बैक्टीरियल कल्चर। आज जानेंगे कि बैक्टीरिया को ग्रो कैसे कराया जाता है, क्या वो मीडियम है, क्या वो न्यूट्रिएंट्स है जिसकी जरूरत होती है और क्यों हम बैक्टीरिया को ग्रो करा रहे हैं, ये भी आज जानेंगे। तो बच्चों, इससे पहले ऑलरेडी हमारे 2 लेक्चर्स जा चुके हैं हमारे इस यूनिट 2 के। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेंगे। प्लेलिस्ट चेक करने का बेहतर तरीका क्या है, आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, हमारे चैनल पर चले जाना है, ठीक है ना। और जैसे ही आप हमारे चैनल पर जाते हैं, ठीक है, ये रहा। तो ये हमारे चैनल पर जैसे ही आप जाते हैं तो वहां पर आपको बीएससी थर्ड सेमेस्टर के अंदर और फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर बहुत सारी क्लासेस हैं जो कि एक साथ यहाँ पर मिल जानी है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं सर्च करती हूँ डीएनएस सेमेस्टर, तो ये आते ही मेरे पास हमारे पास यहाँ पर हमारा ये YouTube चैनल ओपन हो जाता है। और आप जैसे ही हमारे इस चैनल के साथ में आएंगे आपको यहाँ पर आ जाना है प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे। प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे जैसे ही आप आएंगे आप देख सकते हैं बच्चों, लगभग लगभग हर एक सब्जेक्ट की, हर एक सेमेस्टर की प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई है। अब फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको यहाँ पे बता दूं कि ये देखिए केमिस्ट्री का है, ये मैथ्स का है, ये फिजिक्स का है, ये देखिए बॉटनी का है। अब ऊपर थर्ड सेमेस्टर, तो उसके नीचे आएंगे तो ये आपको फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस मिल जाएगी। साथ में सिलेबस वीडियोस भी इसके अंदर प्रेजेंट है, जहां पर आप ये भी देख सकते हैं कि आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो सिलेबस बताया जा रहा है वो सिलेबस जो हम पढ़ा रहे हैं उसके सिलेबस से कितना मैच कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो भी यूनिट फर्स्ट के अंदर जो लेक्चर्स दिए थे, जितने भी लेक्चर्स हैं उनके वीडियोस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और उसके अलावा यहाँ पर यूनिट 2 के भी लेक्चर्स जो है वो जल्दी आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये सारी क्लासेस जो है एक एक करके इसमें अपडेट हो जाती है हमारे इस प्लेलिस्ट के अंदर। तो आप इसको एक बार जरूर से जरूर देख लेंगे जिससे आपको सारी क्लासेस एक जगह बिना किसी दिक्कत के मिल जाए, ठीक है ना। चलिए वापस आते हैं क्लासेस में। तो बच्चों, बैक्टीरियल कल्चर आज जानेंगे और बढ़ते हैं उसी में आगे और जानते हैं आज इस टॉपिक। तो बच्चों, 3 टाइप के कल्टीवेशन या कल्चरिंग टेक्निक्स हम पढ़ने वाले हैं बैक्टीरिया को लेकर। बच्चों, कल्चर का मतलब क्या होता है, अब जरा जानते हैं इस वर्ड का मीनिंग। कल्चर एक वो होता है जहां पर आप जानते हैं कि क्या प्रथा है, क्या प्रोसेस है किसी भी काम को होने का, किसी पूजा पाठ के होने का, किसी शादी का होने का, किसी फंक्शन का होने का, क्या प्रथा है, कल्चर क्या है। एक कल्चर होता है, बायो के लैंग्वेज में कल्चर क्या होता है, कल्चर का मतलब होता है किसी चीज को ग्रो कराना, किसी चीज को उगाना। अब यहाँ पर जिस चीज की हम ग्रोथ करा रहे हैं ये और कुछ नहीं, बैक्टीरिया है, ठीक है। क्या ग्रो करा रहे हैं भाई, बैक्टीरिया। अब क्वेश्चन ये उठता है भाई कि बैक्टीरिया क्यों ग्रो करा रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, ये जो बैक्टीरिया होंगे ये गुड बैक्टीरियाज होंगे, यानी ये वो बैक्टीरियाज होंगे जो हमारे हेल्थ के लिए या हमारे लिए किसी न किसी तरीके से बेनिफिशियल होते हैं। उन्हीं बैक्टीरियाज की हेल्प लेकर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उन्हीं की ग्रोथ करा रहे हैं, जिसके लिए हम उनका अलग अलग तरीके से यहाँ पे क्या करेंगे, यूज में लाएंगे इनको, ठीक है। तो कल्टीवेशन टेक्निक क्या है, किस तरह से बैक्टीरिया को ग्रो कराया जाता है, उसके लिए हम 3 तरह की टेक्निक जानेंगे। एक है बैच कल्चर, एक है फेड बैच कल्चर और एक है कंटिन्यूअस कल्चर। तो बच्चों, ये वेरी शॉर्ट आंसर में तो नहीं बट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है ना। ये जो टॉपिक है ये आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि भाई यहाँ पर ये कल्चर टेक्निक्स क्या होती है, किस तरह से बैक्टीरिया को ग्रो कराया जाता है, बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए क्या क्या टेक्निक्स होते हैं। तो पहला तो आप ये बता देंगे कि बैक्टीरियल कल्चर एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे बैक्टीरिया की ग्रोथ कराई जाती है स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर। भाई देखो, बैक्टीरिया हो, फंगस हो, कोई भी माइक्रोब हो, वो उसी जगह पे पाया जाता है जहां पर कोई ना कोई न्यूट्रिएंट्स हो। जहां कोई न्यूट्रिएंट ही नहीं होगा, जहां कोई पोषण ही नहीं होगा, वहां पर आप देखेंगे कि कभी भी बैक्टीरिया फंगस नहीं ग्रो करता है। अभी बहुत सारे फैशन में देखेंगे, बहुत सारे ऐसे वीडियोस आते हैं हमारे यूट्यूब पे जहां पे आप देखेंगे कि फेमस किसी न किसी बड़े आउटलेट का बर्गर, पिज्जा, ये सब लोग दिखाते हैं, खासकर बर्गर दिखाते हैं, जहां पर वो बताते हैं कि बड़े बड़े ब्रांड्स के जो बर्गर्स होते हैं इसमें कई बर्गर को अगर बहुत समय तक उठाकर रख दिया जाता है तो वो सड़ते तक नहीं है। न सड़ना मतलब भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि उस खाने के अंदर कोई ना कोई न्यूट्रिएंट्स ही नहीं है, क्योंकि जहां न्यूट्रिएंट होगा वहां बैक्टीरिया फंगस जरूर लगेगा, वो खाना सड़ेगा जरूर, वो खाना खराब जरूर होगा। और अगर खाना खराब नहीं होता इसका मतलब है कि उसके अंदर पोषण, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स जो है वो बड़े कम है।
अब जैसे दिवाली बड़ी करीब है, तो आप सब जानते हैं दिवाली पे हम कुछ फूड ऐसे बनाते हैं जो काफी दिनों तक चलते हैं, खासकर उसमें मैदा होता है, उसमें शक्कर होता है। मैदा शक्कर इसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा थोड़ी ना होता है, इसलिए आप देखेंगे इनसे बने हुए मटेरियल जो है वो बाकी चीजों की तुलना में, सब्जी के तुलना में, सब्जी रोटी है उसकी तुलना में, पुलाव के तुलना में, चावल की तुलना में, ये सब की तुलना में वो ज्यादा चलते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर पोषण कम होता है, इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं। इसी सेम तरीके से हम यहाँ पर जब बैक्टीरिया की ग्रोथ कराना चाहेंगे तो हमें अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ेगी, अलग अलग न्यूट्रिएंट मीडियम की जरूरत पड़ेगी। भाई जब उस मीडियम के अंदर वहां पे न्यूट्रिएंट्स जाएंगे तभी वहां बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी। तो एक एक करके हम तीनों टाइप की टेक्निक्स के बारे में जानेंगे कि बैक्टीरिया की ग्रोथ कैसे कराते हैं। पहला है बैच, दूसरा है फेड बैच और तीसरा है कंटिन्यूअस। शुरुआत करते हैं यहाँ पर, आई होप तीनों टर्म्स आपको क्लियर हो गया होंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले बैच कल्चर टेक्निक से, ठीक है। फिर फेड बैच कल्चर देखेंगे और फिर कंटिन्यूअस कल्चर देखेंगे। बैच कल्चर टेक्निक से शुरुआत करते हैं। तो बैच कल्चर टेक्निक कहता है ये क्लोज्ड सिस्टम का कल्टीवेशन है। यहाँ पे जो भी हम ग्रोथ कराएंगे बैक्टीरिया की वो एक बंद बर्तन के अंदर, एक बंद मशीन के अंदर कराते हैं। क्लोज्ड वेसल है, बंद है जो आपका सिस्टम है, ठीक है, जिसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्लोज्ड सिस्टम अवेलेबल है, यानी वो किसी भी जगह से खुला नहीं है। इस टेक्निक के अंदर सबसे पहले न्यूट्रिएंट मीडियम को तैयार किया जाता है और उसके अंदर यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाता है। भाई मैंने कहा ना, इसीलिए आपको ये चीजें थोड़ी शुरुआत में ही बता दी मैंने कि बिना न्यूट्रिएंट्स के बैक्टीरिया फंगस ग्रो ही नहीं करेगा। तो अगर हमें बैक्टीरियल कल्चर कराना है तो हमें पहले जरूरत पड़ेगी न्यूट्रिएंट्स की। तो वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे कि न्यूट्रिएंट सोल्यूशन जो है इसको तैयार किया जाता है और फिर यहाँ पे इसको कल्चर ऑर्गेनिज्म के साथ, कल्चर ऑर्गेनिज्म हमारा कौन है, किसकी कल्चरिंग हम करा रहे हैं, बैक्टीरियाज की। तो बैक्टीरिया के साथ हम इस न्यूट्रिएंट मीडियम को मिलाएंगे और फिर इस बंद वेसल के अंदर डाल देंगे। भाई ये वेसल है, क्या है ये? वेसल है। वेसल यानी कि बर्तन होता है। ये एक ऐसा बड़ा मशीन आप कह सकते हैं, ऐसी बड़ी मशीन होती है जिसके अंदर हम बैक्टीरिया की ग्रोथ कराते हैं। ज्यादातर आप इनको बायो रिएक्टर्स मशीन भी कह सकते हैं, बायो रिएक्टर। तो यहाँ पर हम कल्चर यानी कि कल्चर ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया और न्यूट्रिएंट मीडियम गए और एंड देन नथिंग इज एडेड, और फिर आगे कुछ नहीं इसमें ऐड किया जाता है फर्मेंटेशन टैंक में एक्सेप्ट एयरेशन। इसमें एयर देना जरूरी है, एयर नहीं देंगे तो बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी। तो एयरेशन दी जाती है, एयर इसमें इस वेसल के अंदर कंटिन्यूसली जाता रहता है, लेकिन और कोई मटेरियल इसमें ऐड नहीं किए जाते हैं। और यहाँ पर इसके बाद क्या होता है, और फिर फर्मेंटेशन टैंक में ही रहता है। फर्मेंटेशन जो है ना, ये एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर आप देखेंगे कोई चीज सड़ती है। फर्मेंट होने का मतलब सड़ना होता है। और अगर बायोलॉजी के टर्म्स में देखें तो फर्मेंट होने का मतलब है जब वहां पर रेस्पिरेशन जो है वो ऑक्सीजन के कम मात्रा में हो रहा है, जहां पर जो भी ऑर्गेनिज्म है वो रेस्पिरेशन तो कर रहा है, ऑक्सीजन तो ले रहा है लेकिन कम अमाउंट में ले रहा है। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा कम है। और फर्मेंटेशन जब भी होगा तो जो भी हमारे फूड प्रोडक्ट्स बनेंगे या जो भी मटेरियल बनेगा उसके अंदर माइक्रोब जरूर होगा। अब जैसे कि आप देखते हैं डोसा, घर में डोसा बनता है, तो बच्चों डोसा जो बनता है ना उसमें आपने देखा होगा वो तुरंत नहीं बनता है, उसको एक दो दिन पहले उसके मटेरियल तैयार किए जाते हैं और फिर उसको ढक के रखा जाता है। ढकने से क्या होता है, ऑक्सीजन कम पहुंचता है मटेरियल के अंदर, जिसकी वजह से उसमें बैक्टीरिया ग्रो करता है और इसी प्रोसेस को आप बोलते हैं फर्मेंटेशन। समझ रहे हैं? तो ऐसे ही यहाँ पे जब बैक्टीरिया की ग्रोथ, इसमें बैक्टीरिया डाल दिया गया, इसमें न्यूट्रिएंट मीडियम है जो कि इस इमेज में आपको येलो कलर से दिख रहा होगा। अब इसके साथ ऑक्सीजन ऐड होता है और फर्मेंटेशन इसमें चल रहा है। अब बैच कल्चर में ना तो फ्रेश मीडियम ऐड किया जाता है और ना ही जो मीडिया यूज हो रहा है, यानी जो न्यूट्रिएंट है उसका यूज भी तो होता रहेगा तभी ना बैक्टीरिया ग्रो करेगा। तो जो यूज्ड मीडिया है उसको निकाला भी नहीं जाता है कल्टीवेशन टैंक से। अब इससे क्या होता है, जो वॉल्यूम है यानी जो ओवरऑल यहाँ पे अंदर जो मटेरियल है इसके अंदर वो हमेशा सेम रहता है, वो बढ़ता घटता नहीं। तो ऐसा कुछ होता है हमारे बैच कल्चर टेक्निक के अंदर। देखिए, तो यहाँ पर तीन इमेज दिख रही है आपको। इन तीनों इमेज में जो पहली इमेज है वो बता रही है कि प्रोसेस शुरू होने से पहले क्या हुआ। पूरा वेसल बंद है, इसमें न्यूट्रिएंट्स को ऐड कर दिया गया और न्यूट्रिएंट्स और यहाँ पर जो बैक्टीरिया जिसको हमें ग्रो कराना ज्यादा अमाउंट में उसको हमने इसमें डाल दिया है। इसके बाद ड्यूरिंग द प्रोसेस है। अब प्रोसेस के दौरान क्या होता है बच्चों, ये जो पूरी मशीन है ना इसको बायो रिएक्टर मशीन कहते हैं। इसको बायो रिएक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि इस मशीन के अंदर बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म इसमें बन रहा है। फिलहाल के लिए हमारे इस प्रोसेस में एक बैक्टीरिया बन रहा है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर एक ट्यूब है, ये ट्यूब जो है ना ये इसी तरह से देखिए इसके बगल में एरो बना हुआ है, ये मतलब ये तेजी से इस तरह से घूम रहा है। और नीचे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये इस मटेरियल के साथ में लगा हुआ
सब्सटेंस है। ये भी क्या करता है, इस पूरे न्यूट्रिएंट्स को बार बार घुमा रहा है, रोटेट करा रहा है। इससे क्या हो रहा है, इसमें प्रॉपर जो एयर जा रहा है अंदर, क्योंकि एयर तो जाएगा और कुछ ऐड हो या बाद में कुछ चीज रिमूव हो या ना हो, एयर इसमें कंटिन्यूअसली जाता है और उस एयर को इस न्यूट्रिएंट मीडियम के साथ मिलाने के लिए ये यहाँ पर जो सेंटर में यहाँ पे मशीन है ये तेजी से घूमती रहती है। ठीक है, अब यहाँ पर एंड के प्रोसेस के बाद क्या होता है, प्रोसेस जब बंद हो जाती है तो इसके बाद न्यूट्रिएंट मीडियम को निकाल लिया जाता है और इसको ब्रॉथ कहा जा रहा है। और जब इसको निकाला जाएगा तो इसमें जो बैक्टीरिया है उसकी अमाउंट बहुत ज्यादा होगी। जो शुरुआत में थे ना वो बहुत कम थे, लेकिन यहाँ पर आते आते ये अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये बैच कल्चर टेक्निक काम करती है, जहां पे कोई न्यू मटेरियल नहीं ऐड किया गया, कोई यूज हुआ मटेरियल नहीं निकाला गया और एक क्लोज्ड वेसल के अंदर बैक्टीरिया की कल्चरिंग हुई। क्या ये समझ आया पहला प्रोसेस, इसको हमने कह लिया बैच कल्चर टेक्निक। अब आते हैं दूसरे प्रोसेस में। अच्छा, इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी जान लेते हैं। सिंस यहाँ पर देखा जाए तो फ्रेश मीडिया नहीं ऐड किया जाता है पूरे प्रोसेस के दौरान, तो जो कंसंट्रेशन है न्यूट्रिएंट्स का वो घटने लगता है, क्योंकि भाई न्यूट्रिएंट्स बैक्टीरिया जब ग्रो कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं नंबर में, तो वो उस न्यूट्रिएंट को खा के ही ना बढ़ रहे हैं। तो न्यूट्रिएंट जब और नहीं ऐड किया जाता है तो कंसंट्रेशन न्यूट्रिएंट का इस पूरे प्रोसेस के दौरान आगे बढ़ते बढ़ते घटने लगता है और बहुत सारे टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स भी, टॉक्सिक सब्सटेंस भी इस कल्चर मीडियम के अंदर बन जाते हैं। इसलिए माना जाता है कि बैच कल्चर टेक्निक जो है ये ग्रोथ कर्व देता है, जिसमें लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज और डिक्लाइन फेज आता है। मतलब क्या है ये? अच्छा देखो बच्चों, जब बैक्टीरिया ग्रो करता है ना तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि एक लैग फेज आता है, जहाँ पे जो आपका ग्राफ है जब बैक्टीरिया ग्रो करता है तो वो कुछ इस तरह का रहता है, जहां पर ये पूरी प्रोसेस जो है वो यहाँ पर इस तरह से ग्राफ आगे शो हो रहा होता है। यहाँ पर ये पहले लैग करता है, उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि कंटिन्यूअस यहाँ पर क्या होगा, फिर आगे बढ़ेगी प्रोसेस। लैग करना मतलब रुक जाना होता है या धीमी गति से। उसके बाद ये प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ेगी। ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या होगा, एक स्टेशनरी फेज आएगा जहां पे ये प्रोसेस ऐसी रहेगी और फिर डिक्लाइन फेज आएगा। तो कुछ इस तरह का एक्यूरेट ग्राफ बनता है जब हम बात करते हैं हमारे यहाँ पर इस कल्चर टेक्निक की, बैच कल्चर टेक्निक की। तो समझ आया बच्चों ऐसा क्या हो रहा है इस पूरे प्रोसेस में। एडवांटेजेस की बात कर ले तो यहाँ पर जो चांस है कंटेमिनेशन का, कंटेमिनेशन का मतलब क्या होता है, कोई न्यू मटेरियल उसमें आ जाना। अब बर्तन हमारा पूरा बंद है, क्या कोई न्यू मटेरियल और आ सकता है उसमें? आ ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ऐसे में आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या होगा कि कंटामिनेशन के जो चांसेस हैं वो नहीं होते हैं। इसका मतलब है यहाँ पर कि जब बर्तन पूरी तरह से बंद है बैच कल्चर में, तो इसमें क्या होगा कि कोई भी यहाँ पर चांस कंटामिनेशन का नहीं होता है, क्योंकि ये क्लोज सिस्टम है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है? अब ये तो एडवांटेज हो गया, कुछ नया मटेरियल नहीं आ सकता अंदर। डिसएडवांटेज क्या है? इससे प्रोडक्ट कम मिलता है, क्योंकि आप इसमें जब नया मटेरियल ऐड ही नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा, जो भी न्यूट्रिएंट है वो समय के साथ प्रोसेस जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वो घट जाएगा। तो इससे कहीं ना कहीं जो हमें इकोनॉमिक प्रोसीजर है उसमें यहाँ पर बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो एक हद तक ही ग्रो कर पाते हैं, कंटिन्यूअस न्यूट्रिएंट आप इसमें डाल ही नहीं पा रहे इस वजह से। नेक्स्ट है फेड बैच कल्चर। ये बैच कल्चर से थोड़ा हद तक अलग है। ठीक है, और इसको सेमी क्लोज्ड सिस्टम जो है माना जाता है, जिससे वो पूरा बैच कल्चर जो है वो पूरा क्लोज्ड सिस्टम था। फेड बैच कल्चर जो है इसको माना जाता है ये आधा बंद सिस्टम है, हाफ क्लोज सिस्टम में ये काम करता है। क्या डिफरेंस है इसमें, आइए जानते हैं। फेड बैच कल्चर को सेमी क्लोज सिस्टम ऑफ कल्टीवेशन भी कहा जाता है। इस टेक्निक के अंदर जो न्यूट्रिएंट मीडिया है इसको पहले तैयार किया जाता है और फिर इसको कल्चर ऑर्गेनिज्म के साथ यानी बैक्टीरिया के साथ मिलाकर एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ग्रो करने दिया जाता है। इस पूरे समय के अंदर क्या किया जाता है, एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट को समय समय पर ऐड किया जाता है। अब देखिए कैसे अलग हुआ ये, यहाँ पे न्यूट्रिएंट को ऐड किया जा रहा है। क्या ऐसा कुछ भी बैच कल्चर में था? नहीं, वहां पे ना तो आप मटेरियल ऐड कर सकते थे, ना तो यूज हुआ मीडिया आप निकाल सकते थे। वो निकालने का काम जो है न्यूट्रिएंट मीडिया का वो आप प्रोसेस के एंड में ही कर सकते थे, इन बिटवीन नहीं कर सकते थे। बट आप यहाँ अगर देखेंगे तो फेड बैच कल्चर में नए न्यूट्रिएंट को ऐड किया जा सकता है। ठीक है, विदाउट रिमूविंग द यूज्ड अप मीडिया, मतलब यूज हुआ जो मीडियम है, यूज हुआ जो मटेरियल है उसको निकाले बिना हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, नए न्यूट्रिएंट्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि देखो रिमूवल का ऑप्शन नहीं दिया है कि जो यूज हुआ मटेरियल उसको निकाल लें। ठीक है, लेकिन नया मटेरियल ऐड करने का ऑप्शन है। ठीक है, सो द वॉल्यूम जो है कल्चर का वो कंटिन्यूअसली बढ़ता जाता है, क्योंकि यूज हुआ मीडियम आप निकाल नहीं रहे, और जो यहाँ पर नया मीडिया जो है, नया न्यूट्रिएंट जो है वो आप कंटिन्यूअस समय समय के अंदर उसको ऐड करते जा रहे हैं। तो इसमें देखेंगे तो कल्चर बढ़ रहा है, जबकि बैच कल्चर के अंदर कल्चर मीडिया घट रहा था।
फेड बैच कल्चर टेक्निक जो है बहुत सारी टाइप के फर्मेंटेशन प्रोसेस में अप्लाई किया जाता है। फर्मेंटेशन से हमें अल्कोहल मिलता है, बेवरेजेस बहुत सारे मिलते हैं, तो हम कह सकते हैं एक बड़े इंडस्ट्रियल लेवल पे हम इन प्रोसेसेस का इस्तेमाल करते हैं। फर्मेंटेशन सम न्यूट्रिएंट्स जो है बहुत इसेंशियल है प्रोसेस के लिए, बट व्हेन दीज न्यूट्रिएंट्स आर प्रोवाइडेड, लेकिन जब ये न्यूट्रिएंट्स जरूरत से ज्यादा अमाउंट में प्रोवाइड किए जाते हैं तो इससे बैक्टीरिया की ग्रोथ घट जाती है। मतलब ये वही बात हो गई कि जरूरत से ज्यादा प्रोवाइड कर दिया। एक हो गया कि ठीक ठाक अमाउंट में न्यूट्रिएंट है तो बैक्टीरिया भी कंटिन्यूअसली उसको खा के बड़ा होता जाएगा और नंबर और बैक्टीरिया का बढ़ता जाएगा। लेकिन इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, जरूरत से ज्यादा जब न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं, क्योंकि न्यूट्रिएंट आप निकाल नहीं पा रहे हैं, बस ऐड होता जा रहा है, तो इसकी वजह से एक समय ऐसा आता है जहां पे बैक्टीरिया की ग्रोथ कम हो जाती है। ठीक है, अल्टीमेटली पूरे फर्मेंटेशन की प्रोसेस को ये सीज कर देता है, यानी रोक देता है। इसलिए ये जो न्यूट्रिएंट्स है इनको लो कॉन्सेंट्रेशन पे, सही कॉन्सेंट्रेशन पे रखना जरूरी है, और धीरे धीरे और नए न्यूट्रिएंट्स ऐड करना यहाँ पर जरूरी है। तो ये है बच्चों फेड बैच कल्चर। ठीक है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये एडिशन पंप है, यहाँ पे लेवल कंट्रोल है, और यहाँ पे फ्लूइड इनलेट है। ये यहाँ पर देखा जाए तो ये पंप है, ये स्क्रीन मॉड्यूल है, ये डायफ्राम है, और यहाँ पे कंट्रोलर है। ये सारे मशीन में देखिए, यहाँ पर भी एगिटेटर मशीन है जो घूमेगी, और न्यूट्रिएंट्स जो है इसमें अवेलेबल जो है वो वहाँ पे ऑक्सीजन एंट्री यहाँ पे होती रहेगी, न्यूट्रिएंट्स भी समय समय पे ऐड होते रहेंगे। अब एडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे प्रोडक्ट ज्यादा मिलता है, जो कि आपको बैच कल्चर में नहीं मिल रहा था। बैच कल्चर के अंदर आपने देखा होगा कि नए न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो यहाँ पर ऐड यहाँ पर नहीं हो रहे थे, लेकिन फेड बैच कल्चर में यहाँ पे नए न्यूट्रिएंट्स ऐड हो रहे थे, जिससे हमें प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगा। डिसएडवांटेज क्या है भाई, सेमी क्लोज्ड है, आधा क्लोज है, क्योंकि नया मीडियम समय समय पे डाला जा रहा है, तो उस वेसल को पूरी तरह से वो बंद नहीं है, वो समय समय पे खोला जा रहा है उस वेसल को, उस पूरे मशीन को। तो कह सकते हैं कि यहाँ कंटेमिनेशन के चांसेस है, ये दूषित हो सकता है, यहाँ पे और दूसरा बैक्टीरिया या कोई माइक्रोब आ सकता है, तो ये यहाँ पर हाई है, चांसेस इसमें हाई है कंटेमिनेशन के। समझ आया बच्चों कि किस तरह से फेड बैच कल्चर काम करता है। अब तीसरा कल्चर जान लेते हैं, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं भाई, इसको हम लोग बोल रहे हैं फेड बैच कल्चर टेक्निक। अब फेड बैच कल्चर टेक्निक के अंदर क्या होता है, ये एक कंटिन्यूअस कल्चर टेक्निक है जो ओपन सिस्टम ऑफ कल्टीवेशन कहलाता है। ओपन सिस्टम ऑफ कल्टीवेशन यानी यहाँ पर पूरा वेसल कंटिन्यूअसली एटमोस्फेयर के कांटेक्ट में है, यानी बाहर के जो सराउंडिंग है उसके कांटेक्ट में है। कैसे, इस टेक्निक के अंदर फ्रेश स्टेराइल मीडियम, स्टेराइल क्या होता है बेटा, स्टेराइल एक ऐसे मीडियम को कहते हैं जो माइक्रोब फ्री होता है, यानी जिसमें माइक्रोब्स नहीं रहते हैं। तो आप इसमें माइक्रो फ्री मीडियम कह लो या न्यूट्रिएंट्स कह लो, उसको आप एक जगह से इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं। स्टेराइल मीडियम को ऐड किया जाता है कंटिन्यूअसली एक वेसल के अंदर, और जो ऑलरेडी यूज हुआ मीडिया है उसको निकाल लिया जाता है, रिमूव किया जाता है उसी समय पे। तो एक जगह से आप माइक्रो फ्री मटेरियल को ऐड कर रहे हैं, दूसरी तरफ से जो मटेरियल यूज हो चुका है उसको दूसरी तरफ से निकालते भी जा रहे हैं। अब यहाँ पर वॉल्यूम जो है और बैक्टीरिया की जो डेंसिटी है, बैक्टीरिया नंबर जो बढ़ रहा है वो सेम रहता है कल्टीवेशन वेसल में। इस टेक्निक के अंदर जो बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है वो लॉग फेज में ग्रो करता है। ठीक है, इस टाइप के ग्रोथ को एक स्टेडी स्टेट ग्रोथ कहा जाता है। यहाँ पे मतलब एक सही गति से बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ती चली जाएगी, किसके अंदर, हमारे कंटिन्यूअस कल्चर टेक्निक के अंदर। ठीक है, इस टाइप का जो ग्रोथ है इसको स्टेडी स्टेट ग्रोथ कहते हैं, जहां एक सही गति से ग्रोथ बढ़ती जा रही है, किसकी, बैक्टीरिया की। ये जो यहाँ पे जो सेल की डेंसिटी है कंटिन्यूअस कल्चर में, ये एक जैसी रहती है, बढ़ती घटती नहीं है, एक कांस्टेंट है, एक जैसी है। और यहाँ पे ये अचीव किया जाता है जब कंटिन्यूअसली न्यूट्रिएंट्स और ऐड किए जा रहे हैं, यूज अप मीडिया को हटाते जा रहे हैं। तो ऐसा समय भी नहीं आएगा कि अगर यूज अप मीडिया नहीं निकालते तो कंटिन्यूअसली यहाँ पे क्या होता, न्यूट्रिएंट मीडियम बढ़ता चला जाता, जैसा कि आपको फेड बैच में मिल रहा था। बट यहाँ पे क्या है, न्यूट्रिएंट मीडियम ऐड भी कर रहे हैं, यूज अप मीडियम को रिमूव भी कर रहे हैं, तो दोनों चीजें जो है वो हमारी साथ साथ चल रही है। तो ये हमारा पूरा एक ये वेसल है जहां पर देखिए वेस्ट को निकाला भी जा रहा है, और फीड यानी कि जो न्यूट्रिएंट मीडियम है उसको कंटिन्यूअसली डाला भी जा रहा है, फीड ऐड हो रहा है, वेस्ट बाहर निकल रहा है। तो हो गया ये ओपन सिस्टम जो है, ओपन सिस्टम ऑफ कल्टीवेशन इसको हम कहेंगे। समझ आया बेटा। तो इस तरह से हमने देख लिया कि तीनों मेथड काम कर रहे हैं, बैच कल्चर, फेड बैच कल्चर, और यहाँ पर कह सकते हैं कंटिन्यूअस कल्चर। तो बैच कल्चर में क्या हुआ, ना कोई चीज ऐड हुई, एक मिनट, ना कोई चीज ऐड हुई ना कोई चीज रिमूव हुई, इस तरह से कर लेते हैं, ना कोई चीज ऐड हुई ना कोई चीज रिमूव हुई, दोनों में से कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पर देखिए जो ग्रोथ कर्व है वो एकदम कांस्टेंट आया है, इन आउट के लिए पूरा ग्रोथ है, ग्रोथ कर्व बोलते हैं इसको, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। बैक्टीरिया मतलब किस तरह से ग्रो कर रहा है उसका एक ग्राफ
तो वो ग्राफ कुछ इस तरह का आता है जब हमारा बैच कल्चर टेक्निक आएगा। अब इसी की जगह मान लो फेड बैच कल्चर टेक्निक आया, तो इस टेक्निक के अंदर क्या होगा, इस टेक्निक के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर मटेरियल तो ऐड होगा लेकिन जो यूज ऑफ मीडिया उसको नहीं निकाला जाएगा। तो हमारा जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से आएगा, जहां पर देखिए कुछ समय तक ये लॉग फेज है, फिर यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व है और फिर वापस ये घट जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये बताया था, ये ग्राफ, ये देखो ये यहाँ पर बढ़ रहा है, उसके बाद यहाँ पे लैग फेज यहाँ पे फिर स्टेशनरी फेज आ रहा है जहां पर इसकी स्टैग्नेंट ग्रोथ थी, फिर घट गया। अब ये यहाँ पे इस तरह का भी ग्राफ बन सकता है जहां पे पहले घटा फिर बढ़ा फिर घट गया। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप देखा जाए तो हमारे इस तीसरे कल्चर टेक्निक के अंदर, इस कल्चर टेक्निक के अंदर यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, पहले ग्राफ स्लो है और फिर आगे चल के फिर बढ़ रही है फेड बैच कल्चर में। लेकिन जब जरूरत से ज्यादा इसमें न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं तो इसमें फर्मेंटेशन की ग्रोथ जो प्रोसेस है वो रुक जाती है, समझ रहे हो। तो इस तरह से फेड बैच कल्चर काम करता है। कंटिन्यूअस कल्चर टेक्निक क्या है, इसको परफ्यूजन भी लिखा गया है यहाँ पे। तो यहाँ पर फीड ऐड भी कर रहे हैं, यहाँ रिमूवल नहीं हो रहा था, यहाँ ना तो एडिशन हो रहा है ना तो रिमूवल हो रहा है। फेड बैच कल्चर में एडिशन हो रहा है, रिमूवल नहीं हो रहा है किसी भी यूज ऑफ मीडिया का। और यहाँ पर कंटिन्यूअस कल्चर के अंदर दिख रहा है मटेरियल ऐड भी हो रहा है, यूज ऑफ मीडिया को रिमूव भी किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो ग्राफ है अगेन इस तरह से आता है। ठीक है, तो ये हमारे ग्रोथ कर्व हैं जो कि अलग अलग कल्चर मीडिया में आपको देखने को मिलते हैं। समझ आया बच्चों। आगे बढ़ने से पहले बच्चों आप लोग को बता दूं कि हमारा जो नवोद्भव बैच है वो आप लोग के लिए आ गया है। इस बैच के अंदर हम लोग जो आपको वीडियोस यूट्यूब पे मिल रहे हैं ना, इसमें आपको ना सिर्फ सिलेक्टेड वीडियोस मिलेंगे हर यूनिट से, बट हम यहाँ पे पूरे सेमेस्टर की तैयारी करा रहे हैं। इस पूरे सेमेस्टर के कोर्स के अंदर आपको हर यूनिट के हर टॉपिक के वीडियोस मिल जाएंगे और ये सारी क्लासेस हमारे नवोद्भव बैच के अंदर चल रही है। अभी क्लासेस चलती कहाँ है, ये क्लासेस हमारी चलती है हमारे ऐप पर, डीएनएस एजुकेयर ऐप पर। इस ऐप के अंदर ये सारी क्लासेस जो अवेलेबल है, इसमें आपको सारी क्लासेस मिल जाएगी। आपको प्रीवियस ईयर, यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, नोट्स आपको मिलेगा जो कि प्रिसाइज होगा, टू द पॉइंट होगा और उतना ही लिखा होगा जितना आपको पढ़ने की जरूरत है। डाउट क्लासेस यहाँ पे कराए जाते हैं महीने में एक बार, जहाँ पे जो भी बच्चों के डाउट है उनके लिए लाइव सेशन हो जाता है। उसके अलावा वन शॉट रिविजन आपको मिलेगा हर यूनिट का। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इस पूरे फीचर्स आपको हमारे इस नवोद्भव बैच के अंदर मिल जाएंगे। ये पूरा कोर्स हमारा 3 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाता है। ऑल्दो हम लोग इस बार क्या कर रहे हैं कि जब भी आप कोर्स के साथ एनरोल करेंगे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आपको क्या कर लेना है, एक एक करके अपने हिसाब से आपको एक क्लासेस देख लेनी है। हमने ये स्टेप क्यों उठाया है, क्योंकि कुछ बच्चों के क्लास जो एग्जाम्स है वो कभी होते हैं कभी किसी के होते हैं। इसी के साथ साथ कुछ बच्चों का ये भी इशू रहता है कि कुछ यूनिट आ रहा है उनके सेमेस्टर में, कुछ नहीं आ रहा है। तो उस हिसाब से हमने देखते हुए, ये सारी चीजों का प्रॉब्लम देखते हुए हमने सारे वीडियोस प्रोवाइड कर दिए हैं। और ये पूरे कोर्स की जो वैलिडिटी, एक बार आप कोर्स के साथ एनरोल होते हैं तो पूरे कोर्स के साथ आप तब तक जुड़े रह सकते हैं जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते। इस पूरे कोर्स के अंदर ना सिर्फ आपको बॉटनी की क्लासेस बल्कि जूलॉजी और केमिस्ट्री की भी क्लासेस मिलेगी। इसका पूरा ऑफर प्राइस सिर्फ 1250 है। इस पे DNS 20 कूपन कोड अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो एक्स्ट्रा 20% ऑफ भी आपको इसमें मिल जाएगा। तो देरी नहीं करनी है, जल्द से जल्द आपको क्या कर लेना है, हमारे इस कोर्स के साथ में जुड़ जाना है। ठीक है ना। एक आखिरी टॉपिक देख लेते हैं बच्चा, केमोटैक्सिस। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पूछ देता है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पूछ देता है, व्हाट इज कीमोटैक्सिस। ठीक है, केमोटैक्सिस एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर सोमैटिक सेल्स, यानी वो सेल्स जिनमें माइटोसिस होता है, यानी हाथ पैर मुंह बॉडी के किसी भी पार्ट के सेल को सोमैटिक सेल कहते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल को छोड़कर। सोमैटिक सेल बैक्टीरिया या और कोई भी सिंगल या मल्टी सेलुलर जो सेल है, ऑर्गेनिज्म है, उसका जो डायरेक्ट देयर मूवमेंट्स, उनका जो मूवमेंट है वो कंट्रोल होता है अकॉर्डिंग टू द केमिकल इन द एनवायरमेंट। अब जैसे हमारे साथ अगर देखा जाए तो अचानक से मैं एक क्लोज बंद रूम है मान लो, उसके अंदर मैं अचानक से रूम फ्रेशनर ढेर सारा मार दूं, ठीक है, और रूम फ्रेशनर मार दूंगी तो तुरंत पहले आपका रिएक्शन ये नहीं होगा अरे वाह क्या खुशबू है, आप तुरंत अपना नाक लगा दिया, भाई इतना ज्यादा परफ्यूम लगा दिया, इतना ज्यादा स्प्रे कर दिया। तो यहाँ पर केमिकल जो आया उसके खिलाफ जो आपका रिस्पॉन्स था, आपका जो मूवमेंट था, आपका जो रिस्पॉन्स था बॉडी का, वो कहलाता है केमोटैक्सिस। हालांकि ये जो पूरी प्रोसेस है ये हम लिमिटेड रखते हैं कि हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स नहीं है, ये किसी एक सेल का रिस्पॉन्स है। कोई बैक्टीरियल सेल हो सकता है, कोई एक बॉडी का एक सोमैटिक सेल हो सकता है, या सिंगल या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का कोई सेल हो सकता है। वो सेल किस तरह से बाहर प्रेजेंट केमिकल के खिलाफ अपने आप को रिस्पॉन्स दिखाता है, किस तरह से वहां बिहेव करता है, इसको बोलते हैं कीमोटैक्सिस। इसके अंदर यहाँ पे देखा जाए तो केमिकल्स के खिलाफ
केमिकल्स के रिस्पॉन्स में बॉडी का मूवमेंट, सेल्स का मूवमेंट ही केमोटैक्सिस कहलाता है। केमो का मतलब हो गया केमिकल, टैक्सिस का मतलब हो गया मूवमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि अगर हम देखें कि कोई बैक्टीरिया है, अगर मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है और ये जो बैक्टीरिया है, मान लेते हैं ये बैक्टीरिया है, यहाँ पर फूड पार्टिकल है, ये फूड भी तो एक टाइप का केमिकल ही है, गुड केमिकल है, केमिकल तो है ही। अब इस फूड के पास में ये बैक्टीरिया उसके पास जाएगा या उससे दूर जाएगा? बड़ी ऑब्वियस सी बात है, ये बैक्टीरिया उस फूड के पास जाएगा। तो फॉर एग्जांपल आपका दिया हुआ है कि बैक्टीरिया जो है वो अपने खाने को पाने के लिए, जैसे ग्लूकोज है, कोई भी फूड आइटम है जहां पे उसको न्यूट्रिएंट मिलता है, वो स्विम करके जल्दी से उसके पास पहुंचना चाहेगा क्योंकि वहां केमिकल कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था। अब यहाँ पर इस बैक्टीरियल सेल का रिस्पॉन्स इस केमिकल को लेकर कहलाएगा केमोटैक्सिस। समझ आया? पॉजिटिव केमोटैक्सिस होता है जब मूवमेंट उस केमिकल की तरफ होता है, उस सेल का जो मूवमेंट है वो उस केमिकल की तरफ जब होता है तो उसको हम पॉजिटिव केमोटैक्सिस कहते हैं। और मान लो ये केमिकल के जगह एक एंटीबायोटिक केमिकल रहा, एंटीबायोटिक हम सब जानते हैं जो बैक्टीरिया को मारता है। अब मान लो इस फूड की जगह एंटीबायोटिक रहा तो क्या फिर भी बैक्टीरियल सेल इसके पास आएगा? नहीं, अब तो ये इस जगह से भागना चाहेगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो अगर कॉन्सेंट्रेशन जहां पे ज्यादा है उसके दूर, उससे दूर जा रहा है अगर कोई सेल, तो उसको आप नेगेटिव केमोटैक्सिस कहेंगे। समझ रहे हैं? तो जब मूवमेंट जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, सेल से दूर भाग रहा है, सेल उस केमिकल से दूर भाग रहा है, तो उसको नेगेटिव केमोटैक्सिस कहोगे। और जब फूड के पास केमिकल फूड या केमिकल के पास आपका बैक्टीरियल सेल या कोई और सेल आ रहा है तो वो पॉजिटिव केमोटैक्सिस होगा। समझ में आई बच्चों ये पूरे केमोटैक्सिस की प्रोसेस? अब देखो ये जो बिहेवियर है ये आता कैसे, कैसे मूवमेंट होता है बैक्टीरियल सेल में? तो ये अचीव किया जाता है बाय इंटीग्रेटिंग सिग्नल रिसीव फ्रॉम द रिसेप्टर। ये रिसेप्टर्स जो सिग्नल रिसीव करते हैं, जो इन्वायरमेंट में होने वाले केमिकल चेंज को डिटेक्ट कर पाते हैं, पहचान पाते हैं, उनके वजह से होता है, जिसके वजह से बैक्टीरिया की बॉडी में आप लोग को प्रोकैरियोटिक सेल में पढ़ा चुकी है बच्चों, इस तरह से इनकी बॉडी में फ्लैजेला होता है जो बैक्टीरिया को मूव करने में मदद करता है। वो चीज यहाँ पर रहती है जिसके वजह से ये केमिकल्स जो होते हैं, जो भी इनके आसपास रहेंगे, ये केमिकल्स इस फ्लैजेला को मूव करने में मदद करते हैं, जिसकी वजह से इस बैक्टीरिया के अंदर मूवमेंट आता है। या तो केमिकल के पास आता है या तो केमिकल से ये दूर जाता है। सेल पास आएगा तो पॉजिटिव केमोटैक्सिस, दूर जाएगा तो नेगेटिव केमोटैक्सिस। केमोटैक्टिक जो रिस्पॉन्स होता है बैक्टीरिया में, जैसे कि ई कोलाई है, जैसे कि साल्मोनेला टाइफी है, ये कैसे होता है? जब एक सिग्नल ट्रांसमिशन होता है दो सुप्रामोलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस के बीच में, रिसेप्टर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, यानी कि भाई इन केमिकल्स को रिसीव करने के लिए इस मेम्ब्रेन पर कुछ रिसेप्टर होने चाहिए जो कि इस केमिकल को रिसीव करते हैं और जिसके वजह से फ्लैजेला में मूवमेंट आता है। ठीक है, रैंडमली ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं सेल के आसपास और सेल मेम्ब्रेन के अंदर धसे हुए पाए जाते हैं। एक मैसेंजर प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं CHE-Y, ये बैक और फोर्थ आगे पीछे करता रहता है, जिसकी वजह से सिग्नल्स आते हैं और ये फ्लैजेला तक पहुंचते हैं। और ये जो इंटरैक्शन है, जो केमिकल भेजा गया और रिसेप्टर ने जो रिसीव किया सिग्नल, इसके वजह से क्या होता है? डायरेक्शंस में चेंजेस आते हैं और फ्लैजेला मूव कर पाता है, रोटेट कर पाता है। अब मान लो ये देखो बैक्टीरियल सेल है, ये देख लो इसका फ्लैजेला है, ठीक है ना, ये फ्लैजेला है, ये पूरा बैक्टीरियल सेल है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो आपको डॉट्स दिख रहे हैं ना, ये रिसेप्टर्स हैं। ये क्या है? रिसेप्टर्स। अब रिसेप्टर्स कहाँ होंगे? बैक्टीरियल सेल के मेम्ब्रेन पे होंगे। मान लो कोई केमिकल जो है वो यहाँ पर आता है तो ये आएगा तो ये रिसेप्टर्स ही होंगे जो इसका स्वागत करेंगे, इसको रिसीव करेंगे। और रिसीव करने के बाद में CHE-Y नाम का केमिकल सिक्रीट हो रहा है। ये क्या है? CHE-Y नाम का केमिकल सिक्रीट हो रहा है जो कि फाइनली इस यहाँ पर रोटेशन कॉज करेगा और इस फ्लैजेला में मूवमेंट आएगा, जिसके वजह से ये पूरा बैक्टीरियल सेल जो है वो घूमेगा तो उसमें मूवमेंट आएगा। इसी को बोलते हैं बच्चों केमोटैक्सिस। तो यहाँ पे पॉसिबल क्वेश्चन जो बनते हैं वो यही रहता है, व्हाट इज केमोटैक्सिस, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में। और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में पूछने के चांसेस कम है आज के इस टॉपिक पे, जितने भी हमने डिस्कस किया है। इसमें एक और टॉपिक जो आपको बन सकता है वो यही है कि व्हाट इज बैक्टीरियल कल्चर एंड इट्स डिफरेंट टाइप, जो आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आ सकता है। तो यहाँ पे आप बेहतर तरीके से इसको डिफरेंस भी बता सकते हैं, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी बता सकते हैं। तो बच्चों आई होप आज की क्लास आपको समझ आई होगी, आपको बैक्टीरियल कल्चर और केमोटैक्सिस के बारे में बेहतर, आप इसके बारे में आज जान पाए होंगे। बच्चों इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। आज इतना ही रहेगा। थैंक यू।